जहां पे हम खड़े होते हैं वहां से लाइन स्टार्ट होती है। देखो, ना तो हम अमिताभ बच्चन है और ना ही हम एक्टर है या फिर अंबानी, जहां पे हम ये बता पाए कि मेरे जो भी मेडिकल खर्चे हैं या फिर मेरी जो भी मेडिकल बिल्स की दिक्कतें हैं या फिर जितने पैसे लगने वाले हैं, उसके लिए मेरे पास मेरे बैंक में या फिर मेरे खाते में उतना पैसा है। ठीक है। बहुत सारे लोग रहेंगे कि मेरे पास मेरी अच्छी खासी हेल्थ है, मेरी फैमिली की अच्छी हिस्ट्री है, तो क्या मुझे इंश्योरेंस लेने की जरूरत है? तो ये वीडियो स्पेशली इंश्योरेंस के ऊपर डिजाइन किया गया है। तो आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखिए, ताकि आपको ये पता चले कि इंश्योरेंस में छोटी 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 क्या चीजें हैं, और जब मैं इंश्योरेंस बाय कर रहा हूं तो क्या लिस्ट मुझे देखनी जरूरी है। मेरे एज, मेरी इनकम, मेरी फैमिली और मेरे रिश्तेदार के ऊपर मैं डिसाइड कर पाऊँ। ठीक है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इंश्योरेंस में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं ये डिसाइड करना चाहिए मेरे फ्यूचर के लिए। तो आई होप आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो वीडियो का टाइटल सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि हाउ टू रिवील द सीक्रेट इज रिवील्ड, हाउ टू फाइंड द बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी। और यूएलडी के अंदर सारी चीजें हैं ये सारी, तो आपको हर चीजों का एक एक पार्ट में आपके साथ शेयर करूँ। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंश्योरेंस किसके लिए बना हुआ है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस ये जो गरीब लोग हैं उनके लिए बना है, कोई बोलेगा कि इंश्योरेंस ये बड़े लोगों के लिए बना है। मगर बेस बात यह है कि इंश्योरेंस हर एक के लिए जरूरी है। रिसेंटली जो अभी एक इवेंट हुआ राजू श्रीवास्तव के साथ, जब वो 45 डेज तक हॉस्पिटल में थे, उनको वेंटिलेटर पे डाला गया, उसके बाद सारी ट्रीटमेंट हो गई। बहुत सारे ये जो चीजें हैं कि जब डिसीज बड़ा होता है तो हॉस्पिटल उसके ऊपर काम करती है, डॉक्टर उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, मगर इसकी कॉस्टिंग ज्यादा जाती है, लगभग 10 लाख 20 लाख, और जब सेलिब्रिटी की बात करते हैं तो 1 CR 2 CR के आसपास जाती है। तो जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस सबको लगता है, क्योंकि हमारे जेब से अगर 1 CR जा रहा है या फिर 10 लाख जा रहे हैं तो ये बड़ी अमाउंट है, क्योंकि वो कमाने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है, 1 साल हो 2 साल हो, जो ये पूंजी हम जमा करते हैं। तो जो इंश्योरेंस है, लगभग भारत में 95% जो लोग हैं वो गरीब या फिर पुअर रेटो पुअर जो है रेशो के नीचे है, ड्यूटी उनके पास इंश्योरेंस नहीं है। क्योंकि जब भी वो बीमार गिरते हैं तो उनको उनके फैमिली के लिए जो भी खर्चा होता है, जो भी कमाया है, उसको तोड़ कर करना पड़ता है। तो ये तो रूल यहाँ पे नहीं आएगा जो आप सोचोगे कि मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है तो उसमें से निकाल के दे दूं। मगर उससे अच्छा, अगर एक नॉमिनल रेट पर एक नॉमिनल प्रीमियम देकर आप आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से इंश्योरेंस बाय करते हैं, तो वो इंश्योरेंस आपको आपकी जो भी पूंजी, आपकी जो भी ताकत लगाकर आपने जो भी आपका एम्पायर खड़ा किया है, उसको गिरने से बचा सकता है। ठीक है। आई होप आपको इंश्योरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पता चला रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके साथ दूसरा जो पॉइंट है कि हु नीड्स इंश्योरेंस। ठीक है। वो तो भी अभी मैंने क्लियर किया, जैसे इंश्योरेंस सबके लिए है। ठीक है, सबके लिए है। अभी इसका एक आइडियल कैलकुलेशन जो है, जहां पे आइडियल कैलकुलेशन के ऊपर हम थोड़ी बात करते हैं कि इंश्योरेंस सबके लिए मगर कितना होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक जिसकी इनकम 10 लाख के आसपास हो, ठीक है, 10 लाख के आसपास है, तो उसको इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए। और उसके हिसाब से आप तय कर सकते हो आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, 20 लाख की इसमें आ रहे हो, 1 CR की इसमें आ रहे हो। तो लगभग आपका इंश्योरेंस जो है 10 लाख के ऊपर लगभग 10 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, 10 टाइम्स या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो 10 लाख का अगर आपका इनकम है तो 10 लाख की आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, या फिर उसके 2.5 टाइम्स मीन 25 लैक्स का होना जरूरी है। तो अगर इतना आपका इंश्योरेंस है कम से कम, तो आपके एज के हिसाब से
आपको ये सारी चीजें कवर होगी, वो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा हर पॉइंट के साथ। तो आइडियल कवर की बात हो गई, तो आपके इनकम के बेसिस पे ये सारी चीजें डिसाइड होगी कि आपका इनकम कितना है, क्योंकि उसके बेसिस पे आप आपकी लायबिलिटी बढ़ाओगे। ठीक है, आपकी लायबिलिटी बढ़ाओगे और आपके आपके घर खर्चे बढ़ाओगे, आपकी फैमिली जी है उसके ऊपर ये डिसाइड होता है। तो पहला पॉइंट तो है कि आपका इनकम, दूसरा पॉइंट है कि फैमिली साइज कितनी है। इसके बेसिस पे कि अगर ये फैमिली दो लोगों की प्लस दो किड्स ऐसी है तो दैट इज ओके, 10 लाख और 25 लाख सफिशिएंट फॉर देम। उसके बाद क्या है कि आपका एरिया कौन सा है। एरिया अगर अर्बन है तो इससे कम ले सकते हैं, या फिर जैसे मेट्रोनॉम है, मेट्रोनॉम है तो आप 10 लाख 25 लाख लेनी जरूरी है। ठीक है, आई होप यहाँ पे ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हुआ रहेगा कि पॉलिसी लिखते वक्त मुझे आइडियली क्या सोचना है, मेरी इनकम क्या है, कौन से एरिया में रह रहा हूँ, मेरी फैमिली की साइज क्या है। एटलीस्ट ये सारी चीजें, क्योंकि यही लोग है इसके ऊपर आपका प्रीमियम या फिर आपको इंश्योरेंस क्या करना है, इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, इंश्योर्ड कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता हो रही है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी क्लियर हुआ रहेगा तो जरूर कमेंट में डालें कि आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या सीखा है। और जो भी पॉइंट्स आप शेयर करने वाला हूं उसके आप डिजिटल नोट्स बना के इस वीडियो के नीचे आप जरूर डालें। जो भी सीरीज के साथ हो, जो मेडिकल के ये सारे कैटेगरी के साथ हो, जो भी आपको पॉइंट्स रहेंगे ये सारी चीजें आपको जरूर चैट में डालेंगे ताकि सभी को ये पॉइंट क्लियर हो। तो थैंक यू। यहाँ पे दूसरे पॉइंट्स के ऊपर हम जाते हैं, तो दूसरा पॉइंट क्या है, तो वो है, तो आइडियल हुआ, दूसरा है रूम रेंट लोच लोचा। ठीक है, अभी बहुत सारे इंश्योरेंस में होता क्या है कि रूम इंश्योरेंस के पास हम जाते हैं तो एक क्राइटेरिया वो बताते हैं, वो है रूम रेंट। ठीक है, तो जनरली अगर आप नॉर्मल इंश्योरेंस के साथ जाओगे तो उनकी जो कैलकुलेशन रहती है वो क्या बोलेंगे कि जितने का आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसके 1% या फिर 2% या फिर 5% के हिसाब से आप रूम एक्वायर कर रहे हो। जैसे अगर 10 लाख का ले रहे हो तो उसके 1% मीन्स एक लगभग 1,000 का रूम आपको देंगे, 5% रहेगा तो 5,000 की रूम पर डे वो आपको दे सकते हैं। मगर आज की तारीख में आप अगर आप देखोगे तो रूम के रेंट्स जो है ना ये सारी चीजों के साथ जुड़े हुए हैं जो लोग नहीं जानते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो जरूर चैट में डालें कि मुझे ये नहीं पता है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ने मेरा दिमाग ब्लास्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट कैसा होता है कि जैसे रूम आप चूज करते हो, जैसे लग्जरी हो गई, डिलक्स हो गई, या फिर स्टैंडर्ड हो गई, प्रीमियम हो गई, तो इस रूम के हिसाब से आपकी इंश्योरेंस का प्रीमियम या फिर आपकी रूम की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, 10,000 हो जाती है, 50,000 हो जाती है, 1 लाख तक जाती है, जिसके साथ एसी नॉन एसी ये सारी चीजें भी अटैच होती है। तो ये सर्विस जब आप ले रहे हो तो सिंपल है, उसके साथ जुड़े हुए सारे जो भी प्रोडक्ट रहेंगे, हैंड ग्लोव्स हो सकता है, डायपर्स हो सकते हैं, या फिर जो भी उसके साथ मेडिकल्स आपको दे रहे हैं, डॉक्टर जो कनेक्ट हो रहे हैं इस रूम के साथ, डॉक्टर्स की फीस हो सकती है, आपके ऊपर होने वाला ट्रीटमेंट हो सकता है, ये सारे कॉस्ट उस पर्टिकुलर रूम के साथ बढ़ते हैं। तो जनरल में जाओगे तो उसके प्राइस अलग रहेंगे, स्टैंडर्ड में जाओगे उसके प्राइस अलग रहेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है तो जरूर चैट में डाले OMG। ठीक है, OMG जरूर डाले चैट में ताकि ये पता हो जाए कि आपको इस इंश्योरेंस के साथ आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज है जब रेंट रेंट के साथ हो। तो जरूर इंश्योरेंस जो आप चूज कर रहे हो तो वहां पे ये तो देखिए कि आपके इंश्योरेंस के साथ रूम रेंट का कोई लॉकिंग ना हो। मैं कौन से भी रूम में जा सकता हूं, अगर मैं 10 लाख का ले रहा हूँ, 25 लाख का ले रहा हूं, तो मुझे रूम का कैपिंग नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको क्लियर बात हो गई तो जरूर जरूर इसको सेलिब्रेट करें और ऐसा इंश्योरेंस बाय करें जो आपको इस पॉइंट के साथ ज्यादा फ्रीडम दे। ठीक है, तो उसके बाद का जो पॉइंट है रूम रूम रेंट का जो लोचा है, उसके बाद है सब लिमिट। अभी सब लिमिट कैसे होता है कि बहुत सारी जगह पे होता क्या है कि जब हम इंश्योरेंस बाय करते हैं ना तो उसके साथ कुछ सब लिमिट वो ऐड कर लेते हैं। और ये स्पेशली क्यों करते हैं कि कुछ ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज है जो आपको कम प्रीमियम में 10 लाख या फिर 15 लाख या फिर 5 लाख का इंश्योरेंस देते हैं। आपकी एज ज्यादा हो फिर भी वो देते हैं। तो ये क्यों होता है कि वहां पे वो क्या करते हैं, सब लिमिट डाल देते हैं। अभी सब लिमिट क्या होता है
कि जैसे आप मारुति ले रहे हो, 4 लाख की मारुति आती है, सेम मारुति आप अगर अच्छी खासी ले रहे हो, उसमें कुछ फीचर्स ऐड करके या फिर कुछ ऑटोमेशन जो चीजें हैं वो ऐड करके, तो वो कॉस्ट दुगनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो फैसिलिटीज की चार्जेस हैं। ठीक है। सेम इंश्योरेंस के साथ आपको जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, जैसे कैटरेक्ट का हो गया, आईज का हो गया, घुटनों का हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जिसको सब लिमिट में आती है। ठीक है। जैसे डेंगू हो गया, ये सारी जो है, या फिर स्टोन हो गया, किडनी स्टोन हो गया, तो ये सारी जो बीमारी है ये सब लिमिट में आती है। और उसमें अगर पहले से ही पता है तो वहां पे आपको पीईडी भी लगेगा, जो आगे आके मैं बताने वाला हूँ। मगर पहले सब जो लिमिट है उसके ऊपर बात करते हैं। तो वो कंपनी क्या बोलेगी कि आपका इंश्योरेंस कितने का भी हो भाई, मगर ये पर्टिकुलर जो चीजें हैं, ये अगर मुझे लेनी है, इसका अगर मैं हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेता हूँ, तो उसका हम चार्जेस जो देने वाली है वो 50,000, 20,000, 25,000 ऐसे ही देंगे। ठीक है। भले उसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना भी आए, तो बाकी का आप बेयर करोगे। तो ये चीज भी आपको इंश्योरेंस में देखना जरूरी है जब आप इंश्योरेंस बाय कर रहे हो, कि क्या उसमें सब लिमिट है और वो मुझे कितनी इम्पैक्ट हो सकती है। ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ रहेगा कि सब लिमिट क्या होती है। उसके बाद आता है कोपे। अभी कोपे और जोनल पॉलिसी जो है, इसको मैं साथ में आपको बताता हूं। तो कोपे जो है, तो कोपे कैसे हो जाता है कि मोस्टली कोपे दो जगह पे लगता है। एक मींस पॉलिसी के साथ आपकी एज जो है 60 के ऊपर हो जाती है तब, या फिर कुछ डिसीज के साथ है, जैसे कुछ डिसीजेस है तो उसके साथ कंपनी बोलेगी को पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो को पेमेंट क्या होता है कि अगर आप पॉलिसी ले रहे हो, आपकी या फिर आपके मॉम डैड की या फिर आपकी खुद की एज अगर 60 की ऊपर है, तो कंपनी बोलेगी कि हम आपको इंश्योरेंस जो देने वाले हैं वो इंश्योरेंस 30-60, या सॉरी 40-60, 30-70, या फिर 10-90, या फिर 20-80, इस कैटेगरी में वो देते हैं। ये डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी है। बहुत सारी जगह पे आपको 40-60 का एक टैग लगा मिलेगा। तो वो क्या बोलते हैं कि आप अगर इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं, तो आपका क्लेम में से 60% हम देंगे इंश्योरेंस, और 40% जो है वो आपके जेब से जाएगा। ठीक है। और कुछ बीमारी हुए तो उसके साथ भी सेम वो बोल सकते हैं, जिसको रेड कारपेट या फिर ऐसे बहुत सारे नाम है। तो को पेमेंट क्या है कि कंपनी आपको इंश्योरेंस दे रही है प्रीमियम के साथ लिमिट करके, कि आपको बोलेगी कि आपका एज ज्यादा है, हम फिर भी दे रहे हैं, मगर 60% हम देंगे, बाकी का 40% आपको देना है। कुछ 20 और 80% भी है जो बेस्ट है, और उसमें कुछ ऐसे भी राइडर रहते हैं जिसको हम बोलते हैं कि को पेमेंट वेवर। ठीक है। अगर ये पॉलिसी आपकी प्रोवाइड करती है तो उसको जरूर ऑप्ट इन करें, क्योंकि 100% कंपनी खुद दे। 2,000 या 3,000 से आपके जेब से कुछ नहीं जाने वाला है। वो राइडर ऐड करोगे तो अगर 10 लाख का बिल है, तो 2 लाख आपके जेब से जाने से अच्छा आज की तारीख में आपके 2,000 या 5,000 जाए, क्योंकि 5,000 इज ऑलवेज लोअर देन वट एवर यू आर क्लेमिंग एट दैट टाइम। ये दिमाग में हमें ऐड करना है। अगर ये पॉइंट आपको एकदम फायदेशीर लगा रहेगा तो जरूर कमेंट में डाले इट्स एन रियलिस्टिक। ठीक है। या फिर डाले यस। ओके। थैंक यू। तो उसके बाद है जोनल प्रीमियम, और बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है जोनल प्रीमियम पॉलिसी होती क्या है। और होता क्या है कि हम उसके चक्कर में हमारा ज्यादा पैसा दे देते हैं। अभी होता कैसे है कि कुछ लोग जो रहते हैं कि वो एक शहर में जॉब कर रहे हैं, जैसे पुणे या मुंबई में जॉब कर रहे हैं, और उनके पेरेंट जो है वो गांव में रह रहे हैं। वो क्या करते हैं कि मॉम डैड की पॉलिसी और खुद की पॉलिसी पुणे या फिर मुंबई के यहाँ पे या फिर दिल्ली में निकाल लेते हैं। और जब वो मुंबई या यहाँ पे निकाल देते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट प्रीमियम ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि जोनल बेसिस जो पॉलिसीज रहती हैं वो क्या बोलती हैं कि अगर आप मुंबई में आप ट्रीटमेंट ले रहे हो या फिर गांव में ले रहे हो, तो दोनों दोनों की जो कॉस्ट है ना वो डिफरेंस होगी। सिंपल सिंपल एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। तो मैं जब कोल्हापुर में जाके अगर एक डिलीवरी करता हूँ, तो वो 10,000 में एक अच्छे खासे रूम के साथ मेरी वो डिलीवरी हो जाएगी। मगर सेम चीज मैं पूना में करता हूँ, तो पूना में लगभग 75,000 के आसपास जाता है। तो इतना ह्यूज डिफरेंस है, तो प्रीमियम में भी होगा ही होगा। ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो अगर आपके पेरेंट्स वहां पे ही ट्रीटमेंट करने वाले हैं उनके गांव में, तो उनकी जो भी आप प्लेस दे रहे हो, तो आधार कार्ड पे उनका जो एड्रेस है वो पॉलिसी में मेंशन करें, ताकि उनका जो प्रीमियम है वो जोन के हिसाब से कम उनको चार्ज करेगा। ये बहुत सारे एडवाइजर या फिर बहुत सारे जो इंश्योरेंस ब्रोकर है वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे उनका फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम से उनका फायदा होगा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है जब आप इंश्योरेंस बाय कर रहे हो। तो ये दो पॉइंट्स है जो हमने अभी जाने, एक है कोपे और दूसरा है जोनल। तो जरूर इसके ऊपर आपने क्या
एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ली, ये जरूर इस चैट में डालें। ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो पॉइंट है वो है रेजोनेबल एंड कस्टमरी कॉज। अभी ये जो है रेजोनेबल और कस्टमरी कॉज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये आपको चार्ज वेरी हो जाता है और मोस्ट ऑफ ग्रुप पॉलिसी के साथ ये अटैच होता है, और एरिया एंड हॉस्पिटल के ऊपर ये डिपेंड होता है। तो रिजोनेबल्स एंड कस्टमरी कॉजेस क्या होते हैं कि आप जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपके हॉस्पिटल में जो भी चार्जेस लग रहे हैं, तो वो एरिया के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। और मोस्टली हॉस्पिटल कौन से हॉस्पिटल में आप जा रहे हो, तो वहां पे उसकी चीजें चेंज हो जाती है। तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी वहां पे लिमिट लगा देती है, तो वहां पे आपको ये भी देखना जरूरी है कि ये आपके पॉलिसी के साथ है क्या नहीं है। मगर ये मोस्टली ग्रुप पॉलिसी के साथ होती है, क्योंकि ग्रुप पॉलिसी जो रहती है ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। और कंपनी प्रोवाइड कर रही है, इसलिए इसका प्रीमियम भी कम होता है। और मोस्टली आपको तो भरने की जरूरत नहीं पड़ती, कंपनी भरती है या फिर आपके सैलरी से कट करती है। मगर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी ग्रुप पॉलिसी है तो मेरा सारा कवर होगा। तो ऐसा नहीं है सर। ग्रुप पॉलिसी के साथ बहुत सारे लिमिटेशन रहते हैं, क्योंकि वो सारे इंप्लॉयज को लेके वो बनाया हुआ एक बास्केट इंश्योरेंस रहता है। और उसके साथ लिमिटेशंस भी बहुत सारी होती है। कुछ कवर होगी, कुछ नहीं होगी। उसमें सिर्फ एक ही फायदा है, अगर आपको कुछ भी पीडी है ऑलरेडी डिटेक्टेड है, और आपकी ग्रुप पॉलिसी में वो सारी चीजें कवर होती है। ठीक है। तो उसमें आप दो चीजें कर सकते हो, उस ग्रुप इंश्योरेंस को आप जब जॉब छोड़ेंगे तो वो कंटिन्यू करे, ताकि वो सारी जो पीईडी है वो आपकी कवर हो जाए। ठीक है। ये बेनिफिट आप उसमें ले सकते हो, मगर उसमें लिमिटेड जरूर है, क्योंकि वो ग्रुप के साथ है। जो भीड़ में आएगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपको तय करना है। ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो वो है कि टॉपअप एंड सुपर टॉपअप। अभी टॉपअप जो है और इसमें सुपर टॉपअप में फर्क क्या है, वो हम डिसाइड पहले करते हैं कि क्या होता है। तो जब हम टॉपअप की बात करते हैं, तो ये टॉपअप जो है, आपका जो भी इंश्योरेंस रहेगा उसके बाद आपका वो डिडक्टेबल रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल, मीन्स ये जो बेस और डिडक्टेबल है ना, इसके बेसिस पे पहली चीज होती है। तो मीन्स पहले जान लेते हैं इसको, और उसके बाद कैलकुलेशन के साथ आपको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो टॉपअप और सुपर टॉपअप एक्चुअली कंसेप्ट सेम ही है, मगर उसके फीचर्स अलग अलग है। अभी जब हम टॉपअप की बात करते हैं या फिर सुपर टॉपअप की बात करते हैं, तो होता कैसे है कि मेरा बेस इंश्योरेंस अगर 5 लाख का है या फिर 10 लाख का है, 10 लाख का इंश्योरेंस आपकी क्लेम हो गया। अभी क्लेम होने के बाद मेरे पास कुछ है नहीं। अगर मैं उसके ऊपर सुपर टॉपअप 10 लाख का लेता हूँ या फिर टॉपअप 10 लाख का लेता हूँ, तो जब मेरा मेन इंश्योरेंस जो बेस इंश्योरेंस है जो 10 लाख का था, फैमिली के लिए लिया, वो खर्चा हुआ है, तो उसके बाद टॉपअप इंश्योरेंस से या फिर सुपर टॉपअप इंश्योरेंस से जो भी 10 लाख है उसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ मेरे ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। मगर उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि जब तक बेस खत्म नहीं होता है तब तक आप यूज नहीं कर पाओगे। और इसलिए जो टॉपअप रहते हैं उनके प्राइस भी कम रहेंगे, कि 10 लाख के लिए 5,000 या 6,000 रहेंगे। ठीक है। मगर हमें टॉपअप लेना चाहिए या सुपर टॉपअप लेना चाहिए, ये भी दिमाग में ध्यान में रखना जरूरी है। जब हम टॉपअप की बात करते हैं, तो टॉपअप में कैसे हो जाता है कि अगर 10 लाख का इंश्योरेंस है, 10 लाख का आपने क्लेम ले लिया, 10 लाख रिमेनिंग टॉपअप है, उसमें से आपका 2 लाख का यूटिलाइज हो गया, उसके बाद आप टॉपअप में से कुछ भी चीज यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। तो ये एक फीचर है जिसको एक ही बार आप यूज कर सकते हो टॉपअप में। एक ही बार आपका यूटिलाइज होगा, उसके बाद वो यूज नहीं होगा। जस्ट लाइक एक एड ऑन आपको मिल गया है। उसके बाद है सुपर टॉपअप। सुपर टॉपअप एक नया फीचर ऐड हुआ है, और वो सेम काम करेगा, मगर उसमें चीज क्या है कि अगर 10 लाख में से 2 लाख आपने यूटिलाइज कर लिया है, तो रिमेनिंग जो है वो भी आप नेक्स्ट क्लेम में यूज कर सकते हो। कि जैसे 10 लाख का आ गया, उसके बाद 2 लाख का आ गया, उसके बाद 8 लाख का आ गया, तो आप उसके बाद भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये चीज आपको सुपर टॉपर के साथ आएगी। ठीक है। और ये क्लियर हुआ रहेगा, तो जरूर नीचे डाले कि ये सारी चीजें हमें पता थी या नहीं पता थी, और पता थी तो इसमें से क्या ऐसा डिफरेंस था तो आपको पता नहीं था। ठीक है। और उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अभी बहुत सारे केसेस में कैसे होता है कि उसमें वेरी करता है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अभी जब हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि आपका 30 दिन 30 दिन पहले का, और लगभग 30 दिन और 60 डेज, 60 डेज 30 डेज से 60 डेज का जो भी स्टार्टिंग का फेज है, 1 महीने से 2 महीने का, उसमें जो भी मेडिकेशन हुआ है, कुछ
आपने कुछ दवाई ली है, कुछ खर्चे हुए हैं आपके उसके लिए, तो वो खर्चे आपकी पॉलिसी देगी। और पोस्ट जैसे आप हॉस्पिटलाइजेशन से बाहर आते हैं, तो उसके बाद 90 से लेके 180 डेज तक, ये कंपनी वेरी करता है, तो आपको जो भी खर्चा होगा, मेडिकल का हो सकता है, जो भी खर्चा होगा, वो खर्चा पॉलिसी आपको देगी। ठीक है, तो ये भी आपको देखना जरूरी है। आई होप आपको बहुत सारे पॉइंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ आपको मिल रहे हैं। और अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं तो जरूर जरूर इसमें से जो भी पॉइंट्स है ये आप देखें और उसके ऊपर काम करें। अभी उसके बाद है डे कवरेज और दूसरा है एक्सटेंडेड कवरेज। ठीक है, तो डे कवरेज जो है वो क्या है कि अभी बहुत बार ना क्या होता है कि हम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस के लिए 24 आवर्स का क्लॉज रहता है। ठीक है, तो अगर इंश्योरेंस का क्लॉज ऐसा है कि 24 आवर्स का है, तो आपको ये भी देखना जरूरी है कि उसके साथ मुझे डे केयर फैसिलिटी क्या मिल रही है। कुछ ऐसी चीजें जैसे कि अट्रैक्ट का हो गया, मैं जाता हूँ आता हूँ, राइट, 1-2 घंटे का 4 घंटे का ट्रीटमेंट है, उसमें कंपनी कवर देती है, तो कितना देती है ये आपको देखना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक लिमिट के साथ आती है बहुत सारी जगह पे, ग्रुप के साथ या फिर कुछ लिमिटेड पॉलिसीज के साथ। तो डे कवर क्या कि जो छोटी मोटी ऐसी है खर्चे वाली चीज है कि एक्सीडेंट हो गया, आपने दवा पट्टे बनाए और रिटर्न आ गए, तो ये भी डे कवर में वहां पे आप 24 आवर्स आप वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होते हैं, तो वहां पे ये ऐसी वाली चीजों का ज्यादा फायदा होता है। तो ये देखना जरूरी है। और दूसरा जो है वो है एक्सटेंडेड कवरेज। तो बहुत सारी पॉलिसी जो है ना 10 लाख के बाद आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे करती है, जिसको बोलते हैं कि रिबैलेंस या फिर मल्टीपल या फिर अनलिमिटेड रिबैलेंसिंग। तो 10 लाख का पॉलिसी लिया है, मगर 10 लाख यूटिलाइज होने के बाद फिर से आपको 10 लाख का पॉलिसी मिलेगा सेम ईयर में, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड। ठीक है, तो आप क्या हो रहा है कि आपका कवर एक्सटेंड हो रहा है, तो वहां पे आपका थोड़ा प्रीमियम ज्यादा जाएगा, मगर वो आपके लिए बहुत ही कारगर हो सकता है, क्योंकि आपकी पॉलिसी अनलिमिटेड में है। तो कितनी बार भी आपकी फैमिली में किसी को भी कुछ भी आता है सेम साल में, तो पॉलिसी कवर ऑल द डिसीजेस, ऑल द ट्रीटमेंट्स। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है वेटिंग पीरियड। अभी वेटिंग पीरियड जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट किस लिए आता है, तो वेटिंग पीरियड आता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के साथ। मेन पॉलिसी जो है ना, तो इसमें 2-3 पॉइंट है जो आपको वेटिंग पीरियड के साथ देखने हैं, वो है स्लो ग्रोइंग डिसीजेस एंड प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस और वेटिंग पीरियड। तो वेटिंग पीरियड में दो कैटेगरी, एक तो स्लो जो है स्लो ग्रोइंग डिसीजेस और प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस। पहले इसको जान लेते हैं कि वेटिंग पीरियड क्या है। जब आप पॉलिसी निकालते हैं तो पहले 30 दिन में आपको पॉलिसी कुछ कवरेज नहीं देती है। कुछ ऐसे डिसीज रहते हैं कि जिसका इमीडिएट आपको क्लेम नहीं मिलेगा, जैसे कैंसर हो गया, फिर ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको इमीडिएट आपको कवर 30 डेज के लिए नहीं रहेगा, वहां पे वेटिंग पीरियड रहेगा पहले 30 दिन के लिए। इसलिए जब आप हेल्दी हैं, ठीक है, ये लिमिट है, मगर इसको पावर बनाए आपके इंश्योरेंस को बाय करने के लिए। तो इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं तो पहले 10-30 दिन आप पहले निकालिए पॉलिसी। ऐसा सोचे कि 30 दिन अगर मुझे बाद कुछ होने वाला है या फिर अभी होने वाला है, तो 30 दिन पहले निकालिए पॉलिसी। और आपको ऐसा लगता है कि पॉलिसी कब निकाले, तो ऑलरेडी आप डिले हो, क्योंकि 30 दिन का कवरेज आपने गवा दिया है। तो आशा करता हूं कि ये जो पॉइंट है ना ये आपको पता अभी चला है कि वेटिंग पीरियड जो है ये एक इम्पैक्टिंग टूल जो है इंश्योरेंस ने ऑलरेडी, आईआरडीए ने ऐड किया है। तो आपको जितना जल्दी आप इंश्योरेंस लोगे उतना आपको और आपके फैमिली के लिए अच्छा है। दूसरा चीज है कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, आपको कुछ भी हो सकता है। मैंने ऐसी दिखी है चीजें कि लिटरली जब आप क्लेम करने जाते हो और एक छोटी सी गलती की वजह से जो आप मेंशन नहीं करते हो पॉलिसी में, आपकी पॉलिसी 10 साल पुरानी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है और रिजेक्ट हो जाती है आपके क्लेम, और आपको आगे बिल्कुल भी कौन सी पॉलिसी नहीं मिलती है। तो सिंपल है, आपका जो भी एडवाइजर रहेगा उसको आप सारे डिसीजेस आप बताओ, छोटे भी हो मोटे भी हो, एक्सीडेंटल हो ऑपरेशन हो, कौन सी भी ट्रीटमेंट आपने की रही होगी, वो सारी चीजें डिटेल में उनको बताए, ताकि उसमें दो और चीजें हम कर सकते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग जो डिसीज है उनके लिए जो भी वेटिंग पीरियड है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो जनरली 3 साल, 4 साल, 2 साल, इसके बीच में आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का एक वेटिंग पीरियड रहता है। तो उसमें कुछ भी डिसीजेस हो सकती है, जैसे हार्ट की रिलेटेड हो सकती है या फिर कुछ सोराइसिस जैसे हो सकती है। बहुत सारे डिसीज हैं जो हमें पता नहीं है कि वो वेटिंग पीरियड में आते हैं, और उसको अगर आप बताएंगे नहीं आपके एडवाइजर के साथ तो आपकी पॉलिसी आपको काम में नहीं आएगी।
तो बी क्लियर, जैसे आप डॉक्टर के पास जाके सारी चीजें बताते हो, वैसे ही आपके इंश्योरेंस डॉक्टर के पास, जो इंश्योरेंस देने वाला है, उसको भी ये सारी चीजें बताए। ठीक है। और कुछ स्लो ग्रोइंग रहती है, जैसे कुछ सोराइसिस जैसी चीजें हैं, या फिर जो समय के साथ बढ़ती जाती है, कि खांसी की ब्रोंकाइटिस हो गई, या फिर ऐसे समय के साथ जो डिसीज है, उसका वेटिंग पीरियड भी होता है। तो उसके लिए 5 साल, 10 साल, लाइफ टाइम, या फिर पूरी तरह एक्सक्लूड की जाती है वो चीज। जैसे अगर हार्ट को कुछ हुआ है, तो पूरा ऐसे भी कुछ पॉलिसी है कि हार्ट का डिसीज होने के बावजूद भी आपको इंश्योरेंस देती है। अगर आपको ऐसा कुछ दिक्कत है आपके हार्ट के, या फिर आपके पड़ोसी या और किसी के साथ भी ऐसी वाली दिक्कत है कि जिनको हार्ट का डिसीज है, उसकी वजह से उनको पॉलिसी नहीं मिली है, तो जरूर मेरे साथ कमेंट में डालें कि आई नीड हेल्प ऑन दैट। ठीक है। तो मैं आपको उसके ऊपर गाइड कर सकता हूँ, आपको मदद कर सकता हूँ। तो उसके साथ जो है इंपॉर्टेंट चीज, तो वो है स्लो ग्रोइंग वेटिंग पीरियड। तो ये जानना भी जरूरी है। आपको कितना इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें लगी है, वो जरूर मेरे साथ शेयर करें। उसके बाद आती हैं नो क्लेम बोनस और एम्बुलेंस चार्जेस। एम्बुलेंस चार्जेस का सिंपल है, आप एम्बुलेंस ले रहे हो तो आपकी पॉलिसी में एम्बुलेंस चार्जेस कितने हैं, 1000, 2000, 5000, ये भी आपको देखना जरूरी है। उसके बाद है नो क्लेम बोनस। अभी नो क्लेम बोनस ना, ये एक ऐसी चीज है, ऐसा टूल है जो आपकी पॉलिसी को ओवर पावर्ड करके दे सकता है। ठीक है। अगर आपने पॉलिसी ली है और लगभग 5 साल या फिर 1 साल यूज नहीं कर रहे हो, तो उसके साथ 10% का आपका जो एनसीबी बोनस है, जिसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस, अगर ये आप ऐड करते हो, तो आपकी पॉलिसी एक, जैसे 10 लाख का है तो 1 लाख ऐड हो जाएगा। हर साल 1 साल एक एक पस, अ, दस 1 लाख रुपए ऐड हो जाएगा। और कोई ऐसे भी इंश्योरेंस है जो 5 साल आप वेट करते हो, तो उसके बाद 150% तक बढ़ती है। मीन्स पॉलिसी दुगने से ज्यादा हो जाती है। मीन्स अगर 10 लाख का है, तो आपको उसके ऊपर 12 लाख का इंश्योरेंस या फिर 15 लाख का इंश्योरेंस एडिशनल आपको मिलेगा। और उसमें भी लिमिट रहती है, कुछ बोलते हैं कि 1 साल ही आपको मिलेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर से। कुछ पॉलिसी है जो कंटिन्यू आपके लाइफ के एंड तक वो कैरी फॉरवर्ड करती है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कौन सी, तो जरूर चैट में डाले आई वॉन्ट टू नो दैट। ठीक है। और आपको ये सारी चीजें कैसी लग रही है, जरूर उसमें डाले। आपके डिजिटल नोट्स का एक एक पॉइंट आप चार्ट में डाले, ताकि लोगों को भी ये पता चले कि इस वीडियो के साथ उनको क्या मिल रहा है। ठीक है। आशा करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके इंश्योरेंस के सेगमेंट में और आपके इंश्योरेंस के लिए हेल्प करेगा। और यहाँ पे आप जब पॉलिसी निकाल रहे हो, तो यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि लोग हमेशा पूछते पूछते हैं कि कहाँ से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निकाले या एडवाइजर से निकाले। एडवाइजर आपका अगर जान पहचान का है, सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो जरूर एडवाइजर से निकाले। क्योंकि आपकी फैमिली अगर एडवाइजर के साथ कनेक्टेड है, तो जब क्लेम रहेगा, तो आपको ये फैमिली को किसको कांटेक्ट करे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करता है एडवाइजर, जो आपको सही टाइम पे राइट ट्रीटमेंट के लिए कहाँ पे आपको जाना चाहिए और कैसे क्लेम आपको सॉल्व करके दे, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और वो आपके बाकी मीन्स आपको सिर्फ आपके पेशेंट के ऊपर आपको ध्यान देना है। बैकएंड का जो भी काम रहेगा, वो एडवाइजर आपके लिए मदद कर सकता है। ठीक है। तो वैसा एडवाइजर है तो जरूर एडवाइजरी के साथ ही जाए, क्योंकि एडवाइजर जैसे आप डॉक्टर ऑनलाइन ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, राइट, डॉक्टर लगेगा। तो हर चीज के साथ आपको एक तो मेंटोर या फिर एडवाइजरी लगेगी ही लगेगी। ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। दूसरा है कि नो क्लेम बोनस के साथ जो है कि जो कैशलेस हॉस्पिटल या फिर फ्री कैशलेस चेकअप है, तो ये जो पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नेटवर्क हॉस्पिटल आपके इंश्योरेंस के साथ कितने हैं, ये आपको देखने जरूरी है। आप पहले देख सकते हो आपके पूरे इंश्योरेंस जो बाय आपको दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है, उसकी नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट आपको उनके साइट पे मिल जाएगी। आपके एरिया वाइज आप देख सकते हो, और आपको ये पता हो सकता है कि वो आपके लिए कितना फायदेशीर हो सकता है। उसके बाद है फ्री मेडिकल चेकअप दे रहा है क्या। अभी इसमें भी दो कैटेगरी है फ्री हेल्थ चेकअप के साथ। कुछ कंपनियां क्या करती है कि आप जाके 2000 या 3000 तक आप ये क्लेम ले सकते हो, आप जाके आप चेकअप करो और हमें बिल सबमिट करो। और कुछ रहती है जो आपको पूरा फ्रीडम देती है कि आप कहाँ से भी करो, मेट्रो सिटी से करो, लो से करो, बड़े हॉस्पिटल से करो, चार्जेस कुछ भी रहे, उसकी जो लिस्ट है मेडिकल की, वो आपको फ्री मिलेगी, उसको क्लेम करने की जरूरत ना पड़े। उनके ही एप्लीकेशन से आप अपॉइंटमेंट बुक करके वहां पे जाके वो जो मेडिकल फ्री चेकअप है वो ले सकते हैं। अगर ये भी आपको नहीं पता है, तो आप जरूर मेरे साथ कनेक्ट हो, मुझे बताएं कि आई नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आई कैन डू इट।
ठीक है, मेरे साथ जुड़कर मुझे बताइए, ताकि आपको ये सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें बताएं, क्योंकि हम जो पैसा दे रहे हैं ना, उसका मेरे जेब से फिर से उस चीज के लिए पैसा जाना नहीं चाहिए। ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए मेडिकल के साथ। अभी आपके साथ जो मैंने पॉइंट शेयर किए, ठीक है, जो पॉइंट शेयर किए वही सारे पॉइंट जो है वो आपको मदद करेंगे कि इंश्योरेंस की लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट हम लेते जाएंगे। मैं पहले शेयर करता हूँ आपके साथ स्क्रीन, आप नोट डाउन करते जाइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रूम रेंट के साथ कितना है, सब लिमिट कितना है, को पेमेंट कितना है, जोनल के साथ हो, रेजोनेबल्स भी आपको चेक करना है, टॉपअप या सुपर टॉपअप ले रहे हो तो वो भी चेक करें, प्री हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटल चेक करें, डे केयर कवर है कि नहीं चेक करें, एक्सटेंडेड कवरेज है कि नहीं, वेटिंग पीरियड है कि नहीं, वेटिंग पीरियड के साथ ये सारी चीजें है कि नहीं, एनसीबी नो क्लेम बोनस है कि नहीं, एम्बुलेंस चार्जेस कितने हैं, कैशलेस हॉस्पिटल कितने नेटवर्क में है, और फ्री चेकअप है कि नहीं। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपके इस लिस्ट में आ जाएंगे। अभी हाउ टू फाइंड द बेस्ट इंश्योरेंस, ठीक है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है लोगों के पास। ठीक है, तो इसमें सिंपल क्या है कि बहुत सारे बड़े ब्रांड भी है जो आपको इंश्योरेंस दे सकते हैं, मगर उसमें से इंडिविजुअल जो इंश्योरेंस रहेंगे, जो सिर्फ इंश्योरेंस के ऊपर काम करते हैं ना, ऐसी कंपनीज के साथ आप जुड़कर आपका इंश्योरेंस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि केयर इंश्योरेंस है, उसके बाद मैक्स है, उसके बाद अपना आपका आदित्य बिरला है, तो है, इसमें से बहुत सारी लिस्ट है, मगर इसमें से ये जब सारे क्राइटेरिया हो जाएंगे, वो अगर फिट बैठती है उसके साथ, और अगर आपको अच्छा एडवाइजर मिलता है उसके साथ, तो आपको उसके साथ जाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपके साथ जो भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के बारे में ये पूरा जो मैंने आपको एक गाइडलाइन बताया है, ये आपको हेल्प करेगा आपके इंश्योरेंस को, आपके फैमिली को हेल्दी रखने के लिए और आपकी फैमिली को सेफ रखने के लिए, और उसी के साथ आपने जो भी एसेट बनाया हुआ है उस एसेट को भी अच्छा खासा स्टैग्नेंट बनाने के लिए ये मदद करेगा। तो यहाँ पर ही ये वीडियो को और इसके साथ मैं आपको अलविदा करता हूँ, और आपके जो भी प्यार भरे कमेंट्स रहेंगे आप डालें, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये शेयर करें, ताकि उनको भी ये सारी चीजें पता हो। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी लगी रहेगी। सी यू, टेक केयर।